गणेश उत्सव के त्योहार में अब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन इस बार एक बार फिर से गणेश उत्सव पर कोरोना का साया नजर आ रहा है। मैं अभी मौजूद हूं गणेश मूर्तियां बनाने वाले एक पंडाल में और यहां मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह मूर्तियों का साइज जो है वो साल दर साल छोटा होता गया है। ये देख सकते हैं आप, जो सबसे ज्यादा डिमांड है, जो घरों में गणेश स्थापित होते हैं, वो 1 से 1.5 फीट की मूर्तियां, जो छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं, उनकी डिमांड ज्यादा होती है। घरों में भी लोग जो है प्रतिमा की स्थापित करते हैं और इसलिए छोटी मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। दूसरी ओर जो छोटे मोटे पंडाल होते हैं, जो झांकियां सजाई जाती हैं, उनमें 2 से 2.5 फीट 3 फीट तक की मूर्तियां जो है वो डिमांड में होती हैं। और इसके बाद पीछे की साइड में आप देखेंगे तो कुछ बड़ी मूर्तियां भी नजर आपको आएंगी। 4 फीट की मूर्तियां हैं और उसके पीछे 6 फीट तक की, 5 फीट 6 फीट तक की जो मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। सबका डिजाइन लगभग एक ही है। क्योंकि इस बार प्रशासन ने एक बार फिर से रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, रोक लगाई है। 6 फीट से ज्यादा की जो मूर्तियां हैं वो आप नहीं अपने स्थापित कर सकते और यही वजह है कि पंडालों में इस बार 6 फीट से ज्यादा की मूर्तियां नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि पिछले बार भी तमाम रिस्ट्रिक्शन इसी तरह के लगाए गए थे। मूर्तियां सिंथेटिक कलर से नहीं होना चाहिए, रंग रोगन उनका जो है वो सामान्य कलर से होना चाहिए, प्राकृतिक कलर होना चाहिए। साथ ही जो उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उसकी डिजाइनिंग जो है उसको भी लेकर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। मूर्तियों की हाइट तय की गई है, साथ ही कई उस पर जो है वो कई तरह की गाइडलाइन कलेक्टर ने तय की है। नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खंडवा संसदीय सीट खाली हुई है और यहां आज मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा पधारे हैं। सर, निमाड़ का दौरा कर रहे हैं आप, किस तरह की यात्रा है और किस तरह का दौरा है? देखिए, ये संगठनात्मक दौरा है जिसमें संगठन काम का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे सभी कार्यकर्ता मिलकर के अपने संगठन काम के विस्तार में लगे हैं। इस दौरे का आगामी आने वाला बाई इलेक्शन, ये भी एक उद्देश्य है। इसलिए इलेक्शन को हम ऐतिहासिक मतों से जीते, इसकी रणनीति, इसकी तैयारी कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ को मजबूत करते हुए हर बूथ पर चुनाव जीतने का संकल्प भाजपा के कार्यकर्ताओं ने खंडवा लोकसभा के अंदर लिया है। सर, नंदू भैया बड़ा नाम थे और अभी टिकट के कई दावेदार हैं। देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी में जीतने वाले कार्यकर्ता को, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट बोर्ड का काम है, वो तय करेंगे। जिसको तय करेंगे वो जीते। सर, अंतिम सवाल, तालिबानी मानसिकता को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तालिबानी मानसिकता मैंने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से तालिबान ने अफगानिस्तान पर जो हुआ है, ये दुनिया देखती है। हमारे यहाँ भी इस प्रकार के कुछ लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़ा करते हैं। तो ये तालिबानी मानसिकता नहीं तो और क्या है? सर, एक सवाल और, आप पूरे निमाड़ के दौरे पर हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं सर? मतलब उसको पूरा एनालिसिस अभी तक का आपका किस तरह? देखिए, मैं बहुत अपार उत्साह के साथ, मैं जनजातीय क्षेत्र इलियासपुर में भी था, मैं बुरहानपुर के अंदर भी था। हर समाज वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ ताकत के साथ खड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी। खंडवा वाले स्थानीय नेतृत्व की मांग कर रहे हैं, क्या पूरी होगी? मैंने कहा ना, जो कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा वो चुनाव लड़ेगा। तो जो कार्यकर्ता को केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, खंडवा से वही चुनाव लड़ेगा। इंदौर शहर में ड्राई फ्रूट्स का एक बड़ा मार्केट है और यहाँ खपत भी काफ़ी होती है। इन दिनों त्योहारों का सीज़न है, हालांकि इन दिनों आवक थोड़ी कम है, लेकिन खपत फिर भी बहुत ज़्यादा है। हालात मार्केट के क्या है, अफ़गानिस्तान की स्थिति के बाद में किस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, मैं एक व्यापारी के साथ में यहाँ मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर, खपत कैसी है? अभी त्यौहार का सीज़न चल रहा है तो आम दिनों के मुकाबले तो ज़्यादा होती है? जी, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अभी क्या, माल ना आने की वजह से रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं। रेट्स पे फ़र्क पड़ गया है, तो अफ़गानिस्तान से सामान नहीं मिल पा रहा है इस कारण से? जी बिल्कुल, सामान ना आने की वजह से काफ़ी रेट्स में इजाफा हो गया है। कौन कौन सा मटेरियल है जो कि ज़्यादातर अफ़गानिस्तान से आता है? मैं ये देख रहा हूँ अफ़गानिस्तानी बादाम स्पेशल, इसको कहा जाता है सत्तार भाई बादाम, जिसको तलवार कहा जाता है। ये पहले बादाम 1000-1100 रुपये आता था, अब इसका रेट 1400 रुपये हो गया है। इतना रेट में ज़्यादा हो गया है, ये रेट में अंतर आ गया। अफ़गानिस्तान से और क्या क्या सामान आता था, कौन से मटेरियल आता था? जरदालू आता है, मुनक्का आता है, मामरा बादाम आता है, चिलगूजे आते हैं, अंजीर भी मैं आपको बता देता हूँ, अंजीर भी अफ़गानिस्तान से ही आता है। सर, ये क्या प्रोडक्ट है? ये जरदालू है, जरदारू जरदालू खुबानी।
ये पहले 300 रुपये 350 रुपये का भाव हुआ करता था, आज की तारीख में इसका भाव 580 रुपये के लगभग पहुंच गया भाई साहब। अंजीर के क्या स्थिति है? अंजीर पहले जो 450 वाला हुआ करता था अब 800 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। अच्छा, तो क्या स्टॉक वहाँ फंस गया है? कुछ कंटेनर, मैंने ये भी सुना था कि कोई कंटेनर्स कई सारे व्यापारियों के वहाँ अटक गए हैं अब। जी ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, वहाँ पे कंटेनर्स फंसे हुए, आना जाना टोटल बंद हो गया है। इस वजह से रेट में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। राजस्व के तमाम पटवारी जो हैं वो 10 तारीख से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। प्रदेश व्यापी ये हड़ताल है जिसका असर छिंदवाड़ा में भी देखने को मिल रहा है। तो छिंदवाड़ा में तकरीबन 400 के करीब जो है पटवारी हैं जो तहसीलों में पदस्थ हैं, लेकिन 10 तारीख से सारे के सारे लामबंद हैं। तमाम इनकी मांगें हैं, आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, सब पटवारी यहाँ मौजूद हैं। इस तरफ महिला पटवारी मौजूद हैं, इस तरफ जो है पुरुष पटवारी बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये जो पटवारी संघ के यहाँ पर नेता हैं उनसे जानते हैं कि क्या इनकी डिमांड्स हैं, किस तरह ये अपनी हड़ताल को जो है ख़त्म करेंगे, क्या इनकी मांगें हैं, ये बताइए। लगातार आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के हड़ताल पर बैठने की वजह से राजस्व का काम भी कहीं ना कहीं जो है वो बंद पड़ा है। क्या आपकी मांगें हैं, किस तरह आप ये हड़ताल ख़त्म करेंगे? मध्य प्रदेश पटवारी संघ की 3 न्यायोचित मांगें हैं, जिसमें 2800 पे ग्रेड की मांग है जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2007 में सनावद अधिवेशन में इस मांग की घोषणा की गई थी, पर उस पर आज तक क्रियान्वयन नहीं किया गया। लगातार हम समय समय पे हड़ताल करते रहे, मांग करते रहे, लेकिन सरकार से सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। इस बार हम लोगों ने 2800 पे ग्रेड के अलावा हमारी 2 मांगें और है, जिसमें नए पटवारी जो 2018 के हैं वो गृह जिले में उनकी पदस्थापना की जाए, क्योंकि पटवारी का वेतन कम होता है अपने परिवार को छोड़कर, और दूसरे ज़िले में जाने से भाषा का भी परिवर्तन हो जाता है, रहन सहन का परिवर्तन हो जाता है, उससे अनेक कठिनाइयाँ उस पटवारी को होती है। हम खड़े हैं शमशाबाद के राखी मार्केट में, जहां पर कोरोना गाइडलाइन के चलते हुए लोगों में एक डर सा दिखाई दे रहा था, लेकिन कोरोना के ना होते हुए इस समय बाज़ार में काफ़ी भीड़ एवं दुकानों पर ग्राहकों का जवाबड़ा लगा हुआ है, जिसमें हम दुकानदार से बात करेंगे कि इस बार कोरोना को देखते हुए आपकी दुकानदारी किस प्रकार है और क्या क्या आपने तैयारी करी है रक्षाबंधन को लेकर। नमस्ते, मैं सचिन साहब। कोरोना को देखते हुए मैंने दुकानों को, जैसे कस्टमर कोई भी आता है तो मैं उनको कहता हूँ कि मास्क लगा कर ही अंदर आएँ, और दूरियां बनाकर ही कस्टमर को सामान दिया जा रहा है। और इस बार दोपहर के बाद राखियों के टाइम भीड़ भाड़ अच्छी हो रही है, 3-4 दिन पहले सीजन अच्छा चलने लगता है। और देखा जाए तो काफ़ी व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई हैं दुकानों पर। जिले में पिछले 12 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते ये सधवानी और भदौरा का पुल डूब चुका है, जिसके चलते आवागमन पूरी तरह से बाधित है। आप देख सकते हैं ये एक पुल बना हुआ है भदौरा सधवानी मेन रोड पर, जो पुल पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। पानी में डूबने के बावजूद भी लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही जो बच्चे हैं वो इस पुल में अभी नहा रहे हैं, खेल रहे हैं। इन बच्चों को कोई रोकने वाला नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पुल के ऊपर से पानी जा रहा है तो आवागमन पूरी तरह से बाधित है। लोग यहाँ पे पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, रुक रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग उनसे बात करते हैं कि किस तरह की समस्या हो रही है ये पुल को डूब जाने से। जी भैया, क्या नाम आपका? मैं विजय राठौर ग्राम दौजरा से हूँ। सधवानी जा रहा था, मगर डर के मारे मैं नहीं जा पा रहा हूँ भाई, बाइक नहीं घुसेड़ पा रहा हूँ, इतना पानी है पुल के ऊपर। पुल पूरी तरह डूब गया? हाँ, डूब गया पूरा। दोनों गांव के संपर्क भी टूट गया होगा आना जाना? तो भाई वो टूटना है, आना जाना पड़ेगा। हाँ, वो तो ऑलरेडी दिख रहा है पानी। तो ये थे राजदीप जो बता रहे थे कि पुल पानी में डूब गया है, जिसके चलते आवागमन बाधित है, पर कुछ लोग अभी भी पुल पार करने की कोशिश कर रहे हैं। अनूपपुर जिले से अमरकंटक जाने वाला रास्ता किरर घाट के में लैंडस्लाइड जो होने, पहाड़ के धसकने की वजह से जो है वो बंद हो चुका था। अब एक जो नया रास्ता है वो जतहरी से होते हुए भमरहा घाट होते हुए वहाँ जाना है। जतहरी और भमरहा घाट के बीच में ये एक पुल पड़ता है जो तिपान नदी पे। मैं अपने कैमरामैन प्रकाश तिवारी से बताऊँ, इस पुल की हालात देखें किस तरीके से, देखिए किस तरीके से राड निकले हुए हैं। कभी भी अगर रात के अंधेरे में अगर ये राड जो है वो ना दिखे, और किस तरीके से सारा राड टूटा हुआ है, जैसे ये देखेंगे तो आप देखेंगे तो किस तरीके से लोग दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। एक यात्री हमारे साथ है, हम उससे पूछेंगे क्या लगता है कितना खतरनाक है।
मतलब कि कितना खतरनाक है ये अत्यंत खतरनाक है और ये पुल के ऊपर बना हुआ है जिसमें राड निकली हुई है, 3-3 सूत की राड निकली हुई है। इससे कभी भी कोई बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसकी जानकारी जो है शासन प्रशासन को जरूर देनी चाहिए और इसके संबंध में सुधार होना अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, हम इंडिया न्यूज़ के माध्यम से पूरे जिला प्रशासन से ये मांग करना चाहेंगे कि ये जो पुल है इसको फिर ठीक किया जाए, क्योंकि अब पूरा का पूरा जो अमरकंटक का जो पूरा ट्रैफिक था वो ट्रैफिक इसी पुल से होकर गुजरता है और ये तिपान नदी का पुल है। अगर कभी यहाँ पे कोई घटना घटती है तो गंभीर घटना घट सकती है और अगर प्रशासन अभी नहीं चेतेगा तो शायद हमें बाद में किसी के मौत का इंतजार होगा। इंडिया न्यूज़ फिर एक बार पहुंचा है उन इलाकों में जहां पर बाढ़ ने तबाही का माहौल बनाया था। कई गांव हैं, कई जगह हैं जहां जो पूरा माहौल है, पूरा जो गांव है, ग्रामीण लोग हैं, वो पूरा तहस-नहस हो चुके हैं। वहीं हम आज इंद्रुकी गांव में खड़े हुए हैं। एक सिंध नदी के पुल पर जो सिंध नदी का पुल था वो कुछ ही वर्षों पहले उसका निर्माण हुआ था और वो चालू किया गया था और उस पुल के निर्माण के बाद जो भिंड से और रोन मेहोना के जो जोड़ने वाले कई गांव हैं, उन कई गांवों का जो है आवागमन है वो पूरी तरह बंद हो चुका है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से जो पुल है, पुल पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और पुल के जो पिलर हैं, पिलर ही खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो आवागमन है, आवागमन भी पूरी तरीके से ठप है और जो ग्रामीण जो इलाका है उसमें कई तरीके की परेशानी आ रही हैं। मैं साथ ही आप लोगों को ये भी बता दूं कि यहाँ जो पुल है, पुल के जो अन्य जो हिस्से हैं, पिलरों के अलावा जो अन्य हिस्से हैं वो नदी में तेज बहाव के कारण पड़े हुए हैं। सरकार में जनपद पंचायतों के जरिए गौशाला को निर्माण कराया गया था। विदिशा जिले में लगभग हर पंचायत में गौशाला खुल गई थी। इसके बाद भी गौवंश सड़कों पर घूम रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने आज जिले भर में आंदोलन किया गौशाला में गौवंश को पहुंचाने के लिए। हमारे साथ में जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय, सर किस तरह का आंदोलन था आज? देखिए, आज पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे जिले में सांकेतिक तौर पर मुख्य मार्गों से गौ माताओं को लेकर जनपद में सीओ जनपद को सुपुर्द किया है और हमारी मांग है कि बेसहारा गौ माता, करुणामयी गौ माता आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है। गौ माता के नाम पर सत्ता में आने वाले राजनीतिक दल गौ माता को भूल चुके हैं। हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं बनवाई, जिनके लिए राशि दी, गौ माता के भोजन के लिए राशि दी कमलनाथ जी ने, वो राशि गौ माता के भोजन में खर्च की जाए। ऐसा नहीं कि कांग्रेस भी गौ माता के नाम पर राजनीति को उतर आई? कांग्रेस ने कभी भी धर्म को और गौ माता को अपनी आस्था माना है। राजनीति करने की जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की है। धर्म और गौ माता के नाम पर 2 से लेकर लोकसभा में पूर्ण बहुमत और पिछली 4 बार से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौ माता की बदौलत ही बनी थी। राजीव गांधी की जयंती पर स्मार्ट मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब रायपुर की राजधानी की जनता को यह स्मार्ट पार्किंग मिलने वाली है। 7 मंजिला इस पार्किंग में 450 4 व्हीलर कारें एक समय में एक साथ आ सकती हैं। साथ ही 200 2 पहिया वाहन, यहाँ मोटरसाइकिल, स्कूटर्स वगैरह सभी आ सकते हैं। इस तरीके से यदि हम इस स्मार्ट पार्किंग की बात करें तो जैसे ही आप घर में बैठे हुए हैं और आपको कलेक्ट्रेट आना है तो यहाँ पर आप घर बैठे अपनी पार्किंग को सुरक्षित कर पाएंगे ऐप के माध्यम से और इस तरीके से आपको पार्किंग की सुविधा अब स्मार्ट तरीके से मिलेगी। सबसे बड़ी बात है कि 2.5 लाख क्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है जिसमें 7 मंजिलें बनाई गई है। 450 कारें, 200 स्कूटर, 2 पहिया वाहने यहाँ पर आ सकते हैं एक समय में। यहाँ पर आप 9000 स्क्वायर फीट पर सबसे ऊपर में एक रेस्टोरेंट भी बताया गया है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन वगैरह लगी है पिलर्स में। इस स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है फायर फाइटर की व्यवस्था यहाँ अच्छे से की गई है। सभी जगह पूरी 7 मंजिलों पर फायर फाइटर लगे हुए हैं। यदि आकस्मिक तौर पर कभी यहाँ आगजनी की घटना होती है तो तत्काल प्रभाव से जनहानि ना हो सके, इसकी व्यवस्था पूरी की गई है।
काफ़ी खूबसूरत तरीके से कलेक्ट्रेट क्षेत्र में चूंकि पार्किंग की प्रॉब्लम थी, पार्किंग को लेकर यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान रहते थे और यहाँ पर जब आते थे तो गाड़ियाँ उनकी गायब हो जाती थी, यातायात पुलिस द्वारा उठा ली जाती थी। लेकिन जब से ये सैनिक कल्याण भवन की बिल्डिंग को तोड़कर यहाँ पर स्मार्ट पार्किंग का निर्माण किया गया है, तब से यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार हो रहा था कि इसका उद्घाटन कब होगा। और अब वह दिन आ गया है कि कल 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किया जाएगा।